नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने विजुअल मीडिया और फिल्मों में दिव्यांग जनों के रूढ़िवादी फिल्मांकन के खिलाफ दिशा निर्देश जारी किए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के उद्देश्य से परामर्श पत्र जारी किया। भारतीय वैज्ञानिकों ने 30 मीटर टेलीस्कोप TMT के लिए ओपन सोर्स टूल विकसित किया। अहोम युग के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई। ICOMOS ने वर्ल्ड हेरिटेज ट्रांसह्यूमेंस इनिशिएटिव शुरू किया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। सबसे पहले शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणामों पर एक नजर डालते हैं। इनमें पहला है व्यापार और आर्थिक साझेदारी। इसमें 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करके द्विपक्षीय लेन देन निपटान प्रणाली को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सहित परमाणु तेल और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों में ऊर्जा सहयोग का विस्तार करने पर सहमति बनी है। दूसरा है परिवहन और कनेक्टिविटी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी INSTC, उत्तरी समुद्री मार्ग तथा चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा जैसी परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के माध्यम से भारत के साथ कार्गो व्यापार में बढ़ोतरी की जाएगी। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में व्यापक सुधार। इन सुधारों का उद्देश्य UNSC के मंच पर समसामयिक वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करना और इस मंच को अधिक प्रतिनिधिक, प्रभावी और कुशल बनाना है। आतंकवाद से निपटान की बात करें तो सम्मेलन में दोनों देशों ने कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म इन द UN फ्रेमवर्क को शीघ्र अंतिम रूप देने और अंगीकृत करने की मांग की है। इसके अलावा दोनों देशों ने आतंकवाद और आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद से निपटने पर UNGA एवं UNSC संकल्पों का कार्यान्वयन करने की भी मांग की है। रूस यूक्रेन युद्ध पर मत में भारतीय प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि रूस व यूक्रेन को आपस में वार्ता और कूटनीति के माध्यम से रूस यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजना चाहिए। और अंतिम है सैन्य सहयोग। इसमें शिखर सम्मेलन में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रूसी मूल के हथियारों और रक्षा उपकरणों के रखरखाव के लिए स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट्स, एग्रीगेट्स तथा अन्य उत्पादों के भारत में संयुक्त विनिर्माण को प्रोत्साहित करने पर सहमति हुई। अन्य संबंधित तथ्य की बात करें तो इसमें ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल में वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को देने की घोषणा 2019 में रूस और भारत के बीच विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी तथा रूसी एवं भारतीय लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में असाधारण सेवाओं के लिए की गई थी। इस पुरस्कार की शुरुआत 1698 में की गई थी। यह पुरस्कार सर्वोत्कृष्ट असैन्य या सैन्य सेवा के लिए दिया जाता है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने विजुअल मीडिया और फिल्मों में दिव्यांगजनों के रूढ़िवादी फिल्मांकन के खिलाफ दिशा निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में रूढ़िवादी सोच यानी स्टीरियोटाइपिंग उनके खिलाफ भेदभाव और असमानता को बढ़ाती है। रूढ़िवादी प्रस्तुतिकरण या स्टीरियोटाइपिंग किसी दिव्यांग व्यक्ति के बारे में उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं को अनदेखा करते हुए उसकी दिव्यांगता को लेकर प्रचलित एक पूर्व धारणा है। चलिए इसके साथ ही मुख्य दिशा निर्देशों पर भी एक नजर डालते हैं। फिल्मों को रिलीज करने हेतु प्रमाणित करने से पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC को दिव्यांगता संबंधी मामलों के विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए। समावेशन सुनिश्चित करने के लिए नथिंग अबाउट अस विदाउट अस सिद्धांत का पालन करना होगा।
इस सिद्धांत के अनुसार किसी समूह के बारे में कोई भी निर्णय उस समूह के सदस्यों की पूर्ण और प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना नहीं लिया जाना चाहिए। विजुअल मीडिया को दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़ी कुछ अलग अलग वास्तविकताओं को प्रदर्शित करने का प्रयास भी करना चाहिए, जैसे कि उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां, उनके द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां, उनमें मौजूद प्रतिभाएं और समाज में उनका योगदान। इतना ही नहीं, फिल्मों और विजुअल मीडिया कंटेंट में जितना संभव हो सके दिव्यांगजनों की चिकित्सा स्थिति का सटीक चित्रण भी किया जाना चाहिए। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की आबादी कुल जनसंख्या की लगभग 2.21% है, जिनमें से 56% पुरुष और 44% महिलाएं हैं और अधिकांश दिव्यांग आबादी जो कि 69% है वह ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। चलिए अब भारत में दिव्यांगजनों के समक्ष मौजूद मुख्य चुनौतियों को समझने का प्रयास करते हैं। सार्वजनिक स्थलों, परिवहन साधनों और इमारतों में दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता का अभाव है। रूढ़िवादी धारणा दिव्यांगजनों के लिए समाज का हिस्सा बनने में बाधा पैदा करती है। इसके चलते वे अलग थलग पड़ जाते हैं और अकेलेपन से ग्रस्त हो जाते हैं और गैर सुगम्य कार्यस्थल, ठहरने या रहने की सुविधा की कमी और प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव के चलते उनके लिए रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं। खबर के अंत में भारत में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए उठाए गए कदमों पर भी एक नजर डालते हैं। दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 अपनाई गई है। दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को प्रभावी करने के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 लागू किया गया है। सुगम्य भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य इंडोर और आउटडोर फैसिलिटीज को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाना है। बधिर और दृष्टिबाधित लोगों के लिए सिनेमा घरों में फीचर फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान सुगम्यता संबंधी मानकों से जुड़े दिशा निर्देशों का ड्राफ्ट जारी किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के उद्देश्य से परामर्श पत्र जारी किया। यह परामर्श पत्र गरीब एवं अशिक्षित बच्चों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के संरक्षण व पुनर्वास के लिए परामर्श शीर्षक से जारी किया गया है। इसमें केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्रवाई हेतु 8 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 413,000 से अधिक भिखारी और बेसहारा लोग थे। कार्रवाई के मुख्य क्षेत्रों की बात करें तो राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए भिखारियों और बेसहारा लोगों का सर्वेक्षण, पहचान, मैपिंग एवं डेटा बैंक बनाना, आश्रय गृह, शिक्षा और आवश्यक सहायता प्रदान करके भिक्षावृत्ति में शामिल व्यक्तियों का पुनर्वास करना, स्वास्थ्य देखभाल सेवा में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा, नशा मुक्ति सुविधा और आश्रय गृहों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना। शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक बाल देखभाल यानी संविधान का अनुच्छेद 45 और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यानी अनुच्छेद 21A उपलब्ध कराना। भिक्षावृत्ति में शामिल है व्यक्तियों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार करना तथा भिक्षावृत्ति को एक आपराधिक कृत्य न मानना। ऐसे व्यक्तियों हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों, निजी क्षेत्र, धर्मार्थ ट्रस्टों आदि के साथ सहयोग करना, स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs की मदद से वित्तीय सेवाओं का लाभ दिलाना, जागरूकता पैदा करना, लोगों को भिखारियों के बारे में संवेदनशील बनाना और इनकी निगरानी करना। भिक्षावृत्ति से जुड़े मुद्दों की बात करें तो भिक्षावृत्ति एक सामाजिक आर्थिक मुद्दा है। गरीबी, शिक्षा की कमी और रोजगार के सीमित अवसरों के कारण लोग भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। सामाजिक उपेक्षा के चलते शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को जीवन यापन और दैनिक भरण पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। व्यवस्था की कमियां और हर स्तर पर असमानताएं मौजूद होने के कारण गरीबी का दुष्चक्र जारी रहता है। संगठित आपराधिक समूह अक्सर गरीब और संकटग्रस्त बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं। खबर के अंत में संवैधानिक प्रावधान पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रावधान है, संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ाने की बात की गई है। अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। सरकारी पहलों की बात करें तो इनमें बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1959 लागू किया गया है। किशोर न्याय यानी बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 बनाया गया है। स्माइल नामक एक केंद्रीय
क्षेत्रक योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य भिक्षावृत्ति में शामिल व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास करना है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। भारतीय वैज्ञानिकों ने 30 मीटर टेलीस्कोप TMT के लिए ओपन सोर्स टूल विकसित किया। यह टूल 30 मीटर टेलीस्कोप के एडेप्टिव ऑप्टिक्स सिस्टम यानी AOS के लिए एक व्यापक स्टार कैटलॉग तैयार करेगा। इसकी मदद से 30 मीटर टेलीस्कोप अधिक स्पष्ट खगोलीय छवियां ले सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी की सतह पर स्थापित टेलीस्कोप्स को वायुमंडलीय विकृतियों यानी डिस्टॉर्शन का सामना करना पड़ता है। इस वजह से ली गई छवियों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। विशेष रूप से उच्च प्रकाश संग्रह क्षमता वाले TMT जैसे टेलीस्कोप्स को ऐसी समस्या का अधिक सामना करना पड़ सकता है। इन विकृतियों से निपटने के लिए एडेप्टिव ऑप्टिक्स सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब एडेप्टिव ऑप्टिक्स सिस्टम के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित अत्याधुनिक और डिफॉर्मेबल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये पृथ्वी के वायुमंडल में आने वाले व्यवधानों को रियल टाइम में ठीक कर TMT को किसी ऑब्जेक्ट की स्पष्ट इमेज जनरेट करने में सक्षम बनाता है। एडेप्टिव ऑप्टिक्स प्राप्त करने के लिए अध्ययन वाले पिंड के पास के एक काफी चमकीले रेफरेंस तारे की मदद ली जाती है। इस रेफरेंस तारे का उपयोग स्थानीय वातावरण के धुंधलेपन को मापने के लिए किया जाता है ताकि डिफॉर्मेबल दर्पण इसे स्पष्ट कर सके। 30 मीटर टेलीस्कोप पर बताए गए एडेप्टिव ऑप्टिक्स सिस्टम को लेजर गाइड स्टार यानी LGS सुविधा से और सक्षम बनाया जाएगा। इस एडेप्टिव ऑप्टिक्स सिस्टम को नैरो फील्ड इंफ्रारेड एडेप्टिव ऑप्टिक्स सिस्टम NFI-RAOS नाम दिया गया है। इसके लिए 3 वास्तविक तारों से फीडबैक प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। इन्हें नेचुरल गाइड स्टार्स NGS के नाम से जाना जाता है। जमीन से तारों के अध्ययन की बात की जाए तो इस अध्ययन में पृथ्वी की सतह पर मौजूद बड़े टेलीस्कोप्स शामिल हैं। ये खगोलीय पिंडों का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने के लिए अत्याधुनिक ऑप्टिक्स का उपयोग करते हैं। अंतरिक्ष में स्थापित टेलीस्कोप्स की तुलना में ये किफायती होते हैं और इनका रखरखाव करना भी आसान होता है। और वर्तमान में भूमि पर स्थापना हेतु कई बहुत बड़े टेलीस्कोप्स विकसित किए जा रहे हैं। इनमें 30 मीटर टेलीस्कोप, द जायंट मैगेलन टेलीस्कोप और यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला शामिल है। आखिर में 30 मीटर टेलीस्कोप के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसे हवाई के मौना किया में स्थापित किया जा रहा है। इसे TMT इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी LLC TIO ने डिजाइन और तैयार किया है। TIO एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और कनाडा शामिल है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA बेंगलुरु, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA पुणे और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेज ARIES नैनीताल TMT में सहयोग कर रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। अहोम युग के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद ने असम के अहोम युगीन मोइदम्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। आइसोमोस यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का एक सलाहकार निकाय है। यूनेस्को के विश्व धरोहर कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए कार्य करता है। खबर को बेहतर तरह से समझने के लिए अहोम मोइदम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मोइदम अहोम राजाओं, रानियों एवं कुलीन लोगों के कब्रगाह टिले हैं। हालांकि मोइदम ऊपरी असम के सभी जिलों में पाए जाते हैं, लेकिन अहोमों की पहली राजधानी चराईदेव अहोम के लगभग सभी शाही लोगों का कब्रिस्तान था। इनकी तुलना अक्सर मिस्र के पिरामिडों से की जाती है। 13वीं शताब्दी में अहोम साम्राज्य के संस्थापक छो-लुंग सुक्फा ने पटकाई पहाड़ियों की तलहटी में स्थित चराईदेव में अपनी पहली राजधानी स्थापित की थी। मोइदम की स्थापत्य संबंधी विशेषताओं की बात करें तो मोइदम का बाहरी भाग अर्धगोलाकार होता है। मोइदम का आकार मामूली टिले से लेकर एक छोटी पहाड़ी जितनी ऊंचाई तक का होता है। इनका आकार दफनाए गए व्यक्ति की सत्ता, दर्जा और उसके संसाधनों पर निर्भर करता है। साथ ही मोइदम में 3 प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली है एक गुंबदाकार कक्ष जिसमें बीच में एक ऊंचा चबूतरा होता है। यहाँ शव को रखा जाता था।
दूसरी है मिट्टी का एक अर्ध गोलाकार टिला जो ईंट की संरचना वाले कक्ष को ढके हुए है। ईंट की इस संरचना के ऊपर प्रतिवर्ष चढ़ावा चढ़ाया जाता है। और तीसरी विशेषता है टिले के आधार के चारों ओर अष्टकोणीय दीवार का होना। इसके पश्चिम में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार भी है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो मृतक को राजसी प्रतीक चिन्ह, लकड़ी, हाथी दांत या लोहे से बनी वस्तुएं, सोने के आभूषण जैसी अनेक वस्तुओं के साथ दफनाया जाता था। और आखिरी है चांगरुंग फुकन, जो कि अहोम का आधिकारिक धर्म वैधानिक ग्रंथ है। इसमें मोइदम के निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्रियों का उल्लेख किया गया है। इनमें लकड़ी, पत्थर और पकी हुई ईंटें शामिल हैं। बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। आइकोमॉस ने वर्ल्ड हेरिटेज ट्रांस ह्यूमेंस इनिशिएटिव शुरू किया। यह पहल ट्रांस ह्यूमेंस सांस्कृतिक भू क्षेत्रों यानी ट्रांस ह्यूमेंस कल्चरल लैंडस्केप्स के विरासत मूल्य को रेखांकित करने के लिए शुरू की गई है। इस पहल का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद ICOMOS आइकोमॉस करेगी। इस पहल को अजरबैजान का भी समर्थन प्राप्त है। इस पहल के उद्देश्य हैं ट्रांस ह्यूमेंस के जटिल पर्यावरणीय, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को उजागर करना, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और मानव विरासत में ट्रांस ह्यूमेंस सांस्कृतिक भू क्षेत्रों के योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना। खबर को बेहतर तरीके से समझने के लिए ट्रांस ह्यूमेंस के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। ट्रांस ह्यूमेंस पशुओं के मौसमी प्रवासन की पारंपरिक प्रथा या घुमंतु व्यवस्था है। इसमें मानव समुदाय अपने पशुधन के साथ भौगोलिक या जलवायु क्षेत्रों के बीच प्रवास करते रहते हैं। ये विश्व भर के कई पर्वतीय क्षेत्रों में एक आम परंपरा है। साल 2023 में 2 ट्रांस ह्यूमेंस परंपराओं को यूनेस्को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। ये हैं 10 यूरोपीय देशों में ट्रांस ह्यूमेंस और स्विट्जरलैंड का अल्पाइन चरागाह मौसम। चलिए अब ट्रांस ह्यूमेंस भू क्षेत्रों के महत्व पर भी चर्चा करते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड से ही इस परंपरा ने बदलती जलवायु परिस्थितियों के बीच अक्सर प्रतिकूल वातावरण के संधारणीय उपयोग और उन्हें बुद्धिमानी पूर्वक अनुकूल बनाने के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यह परंपरा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देती है तथा सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती है। इतना ही नहीं, यह परंपरा पर्यावरण संरक्षण व बीज प्रसार और आगजनी को रोकने जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाती है। इस तरह ये पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देती है। लेकिन ये ट्रांस ह्यूमेंस संस्कृति के लिए कैसे खतरा बन सकते हैं, इस पर भी एक नजर डालते हैं। आर्थिक गतिविधियों में बदलाव की वजह से प्रवासन की जगह स्थायी बस्तियां बसाने को प्राथमिकता दी जा रही है। चरागाह क्षेत्र कम हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन भी इस परंपरा को प्रभावित कर रहा है तथा औद्योगिक उद्देश्यों और शहरी विकास के लिए इनके प्रवास भू क्षेत्रों का उपयोग किया जाने लगा है। भारत के ट्रांस ह्यूमेंस भू क्षेत्र की बात करें तो ट्रांस ह्यूमेंस परंपरा हिमालय में प्रचलित है। यहाँ गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और चांगपा जैसी कई खाना बदोश जनजातियां हैं जो भेड़ एवं बकरियां पालती हैं। गर्मियों में पशुओं को उप अल्पाइन और अल्पाइन चरागाहों में ले जाया जाता है, जबकि सर्दियों के दौरान उन्हें आसपास के मैदानों में चराया जाता है। और यह परंपरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी मौजूद है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मार्च 2024 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया। मार्च 2024 के लिए सूचकांक का मूल्य 64.2 है, जबकि मार्च 2023 में यह 60.1 था। यह बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्र के विवरण को शामिल करने वाला एक व्यापक सूचकांक है। हाल ही में प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद यानी PMSTIAC की 25वीं बैठक आयोजित की गई थी। इसका गठन 2018 में किया गया था। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों की स्थिति का आकलन करने, चुनौतियों को समझने, उपाय तैयार करने, भविष्य की रूपरेखा विकसित करने और इस बारे में प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए एक व्यापक संस्था के रूप में कार्य करती है। माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन नामक नई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रियल रोग के इलाज में सक्षम हो सकती है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में इस पर परीक्षण चल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं का पावर हाउस है। यह कोशिकाओं के जीवन के लिए आवश्यक 90% ऊर्जा का उत्पादन करता है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने एक ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म को उन ग्राहकों की बुकिंग राशि वापस करने का निर्देश दिया है जो कोविड-19 लॉकडाउन से प्रभावित हुए थे। इस प्राधिकरण को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 10 के तहत 2020 में स्थापित किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जूट शिल्प आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए वेबिनार का आयोजन किया। जूट एक खरीफ फसल है। जूट एक तना या बास्ट फाइबर है। इसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। वचन साहित्य को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध फकीरप्पा गुरु बसप्पा हलकट्टी को देश ने उनकी जयंती पर याद किया। वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो बोला गया है। साहित्य की इस शैली का उदय 11वीं शताब्दी में हुआ था और 12वीं शताब्दी में यह शरण आंदोलन के तत्व के रूप में फली फूली थी। एक अनुसंधान में बताया गया है कि कार्बोनेट कंपेंसेशन डेप्थ यानी CCD का विस्तार हो रहा है। यह समुद्र की वह गहराई है जिस पर कैल्शियम कार्बोनेट की जल सतह से आपूर्ति की दर इसके घुलने की दर के बराबर होती है। कोयला मंत्रालय ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पन्न फ्लाई ऐश के निपटान और फिर से उपयोग के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्रों में कोयला दहन से उत्पन्न एक उपोत्पाद है। फ्लाई ऐश को भवन निर्माण सामग्री के विनिर्माण आदि में उपयोग किया जा सकता है। हाल ही में पाकिस्तान ने लंबे समय से प्रतीक्षित करतारपुर कॉरिडोर 0 लाइन पर आखिरकार पुल निर्माण कार्य को पूरा किया। यह कॉरिडोर पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत के पंजाब राज्य में गुरदासपुर जिले में स्थित डेरा बाबा नानक तीर्थ स्थल से जोड़ता है। एक अध्ययन में इस तथ्य का पता चला है कि मध्य भारत में भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव और राजमार्ग निर्माण के चलते दो बड़े शाकाहारी जीवों गौर और सांभर की आनुवंशिक कनेक्टिविटी में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। यह अध्ययन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज ने किया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।